नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज जो वर्ग 10 का जीव विज्ञान का टेस्ट हुआ है, तो आज हम उसके जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्टली पूछा गया है कि जाइलम काम क्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया था, वर्ग 9 में हमने पढ़ा था इसके बारे में विस्तार में, जिसमें जाइलम और फाइलम और फ्लोएम थे, जो कि जटिल उत्तक होते हैं, उसके प्रकार में हमने इसको पढ़ा था। इसका कार्य क्या होता है? जाइलम को जैसे आप लोगों को याद करने के लिए मैंने सरल तरीका में बताया था कि जल का परिवहन कराता है। नाम में भी ज है और ये परिवहन भी ज का कराता है। तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, जल के वहन के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भोजन के वहन के लिए, तो भोजन का वहन कराता है इसमें फ्लोएम। तो दोस्तों इसमें आप ध्यान देंगे, इसका जो उत्तर रहेगा वो जल के परिवहन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा यानी कि ऊर्जा के क्या कहते हैं, उपयोग के लिए, है ना। तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे है ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है। जब भी एटीपी से ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है तो वो एडीपी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों स्वपोषी पोषण होता क्या है? स्वपोषी पोषण हम उसे कहते हैं, यानी कि इस प्रकार का पोषण जिसमें क्या है, जो जीव है अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहता है, वो अपना भोजन क्या है, स्वयं संश्लेषित करता है। यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, स्वयं करने के लिए इन्हें क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए। और ये सभी किसके पास उपस्थित हो पाता है? पौधे के पास। क्योंकि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबको मिल जाएगा, सूर्य का प्रकाश सबको मिल जाएगा, जल सबको मिल जाएगा, लेकिन जो क्लोरोफिल है ये सिर्फ किनके पास पाया जाता है? पादप के पास। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? इनमें से सभी, ये सभी ही आवश्यक है। स्वपोषी पोषण करते कौन है? पादप करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, एंड देन आगे वो तीन तरीकों से टूट सकता है। एक था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा था ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन तो है लेकिन कम मात्रा में उपस्थित है। तीसरा प्रकार था जहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी, और ये होता है आपका ईस्ट में। ठीक है, और यहाँ पे बनता क्या है आपका? इथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और ऊर्जा यहाँ से क्या होता है, स्रावित होती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका अवायवीय। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार जो है स्रावित होता है हमारे मुख में उपस्थित लार ग्रंथि से। ठीक है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसका नाम क्या होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका लार अमाइलेज। ठीक है, लार अमाइलेज ग्रंथि है जो स्रावित करती है कौन से एंजाइम को? अमाइलेज को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में है कि कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। अब देखिए, जैसे फेफड़ा है, फेफड़ा उत्सर्जी अंग है, क्योंकि ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कराता है। ठीक है, जब आप श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, उसी दौरान क्या करते हैं, उसी क्रिया के क्रम में आप कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, और उसमें फेफड़े का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यकृत भी क्या करता है? उत्सर्जन में मदद करता है। अग्नाशय भी नहीं करता है, अग्नाशय उत्सर्जन नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जबकि वृक्क जो है यानी किडनी, ये तो उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मानव शरीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस के द्वारा, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का जो शुद्धिकरण कराया जाता है उसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। हीमो यानी कि ब्लड, और डायलिसिस मतलब कि वो जो आप प्रक्रिया आप करवा रहे हैं। तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रक्त का मशीन की सहायता से उसका शुद्धिकरण किया जाता है।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, यानी कि वृक्क जो है, किडनी जो है, जैव प्रक्रम के किस क्रम में आता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, परिवहन। उत्सर्जन में क्या आता है आपका वृक्क यानी कि किडनी, जिसकी इकाई क्या है, जिसकी इकाई आपकी नेफ्रॉन मानी जाती है। ठीक है, एक किडनी में लगभग 10 लाख से भी अधिक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। श्वसन में क्या आता है, यहाँ पे आपके फेफड़ा यानी कि पूरा श्वसन तंत्र आ जाएगा, इसमें मुख्य रूप से फेफड़ों का योगदान रहता है। पोषण में आप मानव पोषण तंत्र में आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं जिसमें अमाशय आता है, आपका यकृत आता है ना, इसमें ग्रासनली आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीजें आ जाती है आपके पोषण में। परिवहन में आता है आपका मानव हृदय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्सर्जन यानी कि ऑप्शन ए। लाइपेज एंजाइम का स्त्राव होता है, लार ग्रंथि से किसका होता है, लारा माइलेज का। यकृत से जो होता है, यकृत से आपका बाइल का होता है। ठीक है, अग्नाशय से आपका लाइपेज का स्त्राव होता है। जठर ग्रंथि से होता है आपका रेनिन का और पेप्सिन का। ये दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है उसके पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि पेप्सिन क्या करता है, भोजन में उपस्थित जो भी प्रोटीन है उनके पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, सेलुलोज और ग्लूकोज। इसमें सही उत्तर होगा सेलुलोज। क्योंकि देखिए सेलुलोज किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाएगा, और सेलुलोज के पाचन के लिए क्या है, ये होता है जो जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि गाय होगी, भैंस होगी, बकरियां होगी, ये लोग सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। मानव तथा अन्य जो मांसाहारी जीव है वो इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। इसके पाचन के पश्चात क्या करते हैं वो लोग, देखा होगा आप लोगों ने कि भोजन करने के बाद भी उसको जुगाली करते रहते हैं इसके पचाने के लिए। ठीक है, तो ये मानव तथा अन्य मांसाहारी जीवों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी गई है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यदि इसकी जगह क्वेश्चन होता मानव शरीर में उपस्थित, ठीक है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब इसका उत्तर क्या हो जाता, थायराइड। लेकिन क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यहाँ पे अंतःस्रावी या बाहर स्रावी नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यकृत। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, इसमें माना जाता है सेरिब्रम को। सेरिब्रम ही हमारी ईमानदारी के लिए, चतुराई के लिए, हमारी बौद्धिक क्षमता के लिए, किसी चीज को याद रख पाने के लिए, ठीक है, इन सभी की चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्या है, हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। ठीक है, और ये अग्र मस्तिष्क का लगभग कितना 67% हिस्सा होता है आपका सेरिब्रम। हृदय के कोष्ठों को शिथिलन को क्या कहा जाता है, दोस्तों हृदय के हमारे जो कोष्ठ हैं वो सिकुड़ते हैं, ठीक है, और फैलते हैं। फैलते तब है जब उसमें क्या होता है, रक्त उसमें भरा जाता है। सिकुड़ते कब है, जब उसमें से रक्त शरीर से फेफड़े से, जब वहां से रक्त को हृदय से बाहर निकालना होता है। यहां पे पूछ रहा शिथिलन यानी कि फैलेगा, फैलेगा यानी कि इसको हम कहेंगे डायस्टोल। यदि वहां पे पूछता संकुचन, ठीक है, तो वहां पे हम लिख देते सिस्टोल। ठीक है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। अब पौधों में क्या है दोस्तों, आदान प्रदान के लिए गैसेज के लिए वहां पे पत्तियों के अंदर रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र को रंध्र कहा गया है। उस रंध्र के ऊपर क्या होता है, गार्ड सेल उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, जब यदि कोई गैसेज को बाहर निकालना होता है या फिर उन्हें श्वसन के जरिए ये अंदर लेना होता है, या फिर ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान क्या है, जल को बाहर निकालना होता है, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार वो खुलते तथा बंद होते हैं, और ये सारी क्रिया होती है रंध्र के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। अंतिम क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव का कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर आ जाएगा आपका चीड़ का।
तो ये सभी जो क्वेश्चंस रहे थे आज के हमारे इस टेस्ट का, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। आप लोग इसको एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके के एग्जाम्स आप देते रहेंगे तो इससे आपके क्या रहेगा, तैयारी में आपके एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा यदि आप किस तरीके से और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, कहाँ पे आपसे चूक हो रही है, इन सभी चीजों को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम समय समय पे टेस्ट लेके आपको इन सब बातों का भी याद दिलाते रहें, आपको समझाते रहें, और अच्छे अंक से पास होने के लिए हमसे एक बार जुड़ कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जय हिंद।